मैं कम इन सर। आइए। नमस्कार। बैठिए। थैंक यू सर। इंद्रपाल जी, जी सर। आप स्कूल व्याख्याता के पद पे कार्यरत हैं। जी सर। आपने राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से हिस्ट्री में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी सर। ये राजस्थान का एक बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। जी सर। क्या विशेषताएं हैं इस कॉलेज की? जी सर, देखा जाए तो इसकी स्थापना 1873 में हुई थी और महाराजा गंगा सिंह के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 1912 में इसे स्नातकोत्तर विद्यालय में परिवर्तित कर दिया, महाविद्यालय में। अच्छा। और जब राजस्थान आज़ाद हुआ था उस समय राजस्थान के 5 स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में ये एक था। यहाँ पर वर्तमान में 20 से अधिक विषयों में पढ़ाई होती है और अच्छी फैकल्टीज है। अच्छा, आपको एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों पार्टों में सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सर वैसे तो मुझे इतिहास के सभी भाग रुचिकर लगते हैं। एक को चुनने की बात की जाए कि मैं मध्यकाल को पसंद करूँ। मध्यकाल को पसंद करेंगे। क्यों मध्यकाल को पसंद करेंगे? सर मध्यकाल भारत इतिहास का वह भाग है जिसमें प्राचीन भारत की परंपराओं से हटकर एक नई केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, नई शासन प्रणालियां लागू हुई, प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन हुआ, राजस्व और अर्थव्यवस्था में नए सरोकार देखने को मिले और सबसे बढ़कर हिंदू और इस्लामिक जो परंपराएं हैं उनका मिलन हुआ, जिससे एक गंगा जमुनी संस्कृति की तहजीब बनी जो वर्तमान में। अच्छा, एक चीज देखा जाता है कि ज्यादातर जो युद्ध होते थे वो पानीपत के मैदान में होते थे। जो आक्रांता आते थे वो पानीपत के मैदान में होते थे। क्या वो निर्धारित किया गया था क्या कि कोई बाहर से आएगा तो ये पानीपत के मैदान में मिला जाएगा? सर पानीपत में युद्ध होने के कई कारण थे सर। क्या कारण? एक तो कारण ये था कि सर ये दिल्ली से जब पश्चिमोत्तर से कोई आक्रमणकारी आता था तो ये दिल्ली के नजदीक पड़ता था, तो समतल में भाग था, तो यहाँ पर जो सामरिक रणनीति है वो अच्छी प्रकार से तय की जाती थी। दूसरा, पानीपत एक लॉन्ग ड्राई सीजन रहता सर, यहाँ पर ज्यादा समय तक बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर आक्रमणकारी अच्छी प्रकार से अपनी रणनीतियों को बना सकते हैं। तीसरा सर, पानीपत के आसपास जो जातियां रहती है वो जो विपन्स होते हैं, युद्ध मटेरियल होते हैं, उनके निर्माण में निपुण थे, तो उनको युद्ध में दोबारा मटेरियल को रिप्लेनिश करने में उनमें सहयोग। पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? पानीपत में सर कुल 3 युद्ध। तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसने भारत की दशा और दिशा को बदल दिया, कौन सा युद्ध मानते हैं आप? सर मैं मानता हूं कि वो युद्ध 1526 वाला इब्राहिम लोदी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बीच होने वाला युद्ध। इससे क्या बदलाव आए? जी सर, इससे सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था समाप्त होकर भारत में मुगल साम्राज्य का पदार्पण। वो तो पहले भी विदेशी शासन कर रहे थे। लेकिन को नृप होए हमें का हानि। जब हमारे यहाँ का राजा ही नहीं है तो चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे काबुल का हो, हमसे क्या मतलब है? जी सर, वो बात तो सही है, पर मुगल साम्राज्य ने आने के बाद भारत में एक नई परंपरा शुरू की। भारत आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ, इसलिए इसका भारत के मध्यकालीन इतिहास की दिशा को परिवर्तित क्या मध्यकाल में मुगल काल को प्राचीन भारत का गुप्त काल कहा जा सकता है? जी सर, दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन मुगल काल है मध्यकाल का वाकई सांस्कृतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, आर्थिक रूप से एक समृद्ध युग था, तो इससे उसकी कुछ समानताएं की जा सकती है। अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताएं। जी सर, मेरा गृह जिला बीकानेर है, जिसकी स्थापना राठौड़ वंश के जो राजा थे, महाराजा जोधा के पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राव बीकाजी ने स्थापना की थी। इसकी 1500। कोलायत क्यों फेमस है? कोलायत सर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ पर, और इसी वजह से कोलायत प्रसिद्ध है और हिंदुओं के एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और कोई विशेषता? और सर यहाँ पर सिखों का एक गुरुद्वारा भी है, इस वजह से भी प्रसिद्ध है। अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। जी सर। इसमें क्या विशेष है? सर नई एजुकेशन पॉलिसी ने हमारी जो प्राचीन जो पहले की एजुकेशन पॉलिसी 1986 उसका स्थान लिया। इसमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं सर। एक तो इसमें जो एजुकेशन जो संरचना है उसको बदलने की कोशिश की गई है। जो पहले का 10+2 था उसकी जगह 5+3+4 का नया पैटर्न लागू किया गया। इसमें शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की तरफ पुरजोर प्रयास किए गए हैं। और दूसरा इसमें सर जो रोजगार उन्मुख शिक्षा बनाने में जैसे इतिहास की क्या भूमिका होगी? रोजगारोन्मुखी शिक्षा बनाने में इतिहास की भूमिका, सर इतिहास हमें ये सिखाता है कि जिस साम्राज्य ने जन कल्याण के उपाय किए, लोगों को रोजगार प्रदान किए, कृषि में नए इनोवेशन किए, अर्थव्यवस्था में, तो उससे इतिहास की दशा बदली है, दिशा बदली है, और उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें एक रोजगारोन्मुखी और सशक्त शिक्षा नीति लागू करनी चाहिए। तो आज़ादी के बाद का जो इतिहास है जी सर, उसमें ऐसी कौन सी सरकार है जी सर, जिसने रोजगार उन्मुख कार्य किए? सर देखा जाए तो सभी सरकारों ने इस मामले में कुछ हद तक प्रयास किए हैं और ये प्रयास का क्रम निरंतर रूप से जारी है और आगे भी जारी रहेगा। शिक्षित बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जी सर। इसका क्या रीजन है फिर? इसका सर एक प्रमुख रीजन तो ये है कि हम शिक्षा के लिए जो आधारभूत ढांचा है उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर पाए, और दूसरा शिक्षा रोजगारोन्मुखी नहीं बन पा रही है। भारत में लोग शिक्षित तो हो रहे हैं पर उनका शिक्षितकरण नहीं हो रहा सर। वो
शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने आप में को एक एम्प्लॉय या यूँ समझ लो कि रोजगार के रूप में स्थापित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। व्हाइट कॉलर जॉब क्या होता है? व्हाइट कॉलर जॉब सर वो होता है जो जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग आते हैं, और उच्च स्तर का बुद्धिजीवी वर्ग जो कि बुद्धिजीवी के आधार पर यूँ समझ लो बगैर शारीरिक श्रम किए जो अपनी आजीविका कमाता है, उसे सर व्हाइट कॉलर। आप अपने आप को व्हाइट कॉलर जॉब में मानते हो? जी सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुझे लगता है कि मैं व्हाइट कॉलर जॉब में पदस्थापित हूँ सर। इंद्रपाल जी, आप बता रहे थे कि 1526 का युद्ध महत्वपूर्ण रहा पानीपत का। जी सर। किस पर मुगल आए? तो मुगल क्या विदेशी मानते हो हम मुगलों को? जी सर, भारत में वैसे तो देखा जाए तो प्राचीन काल से विदेशी जातियां आक्रमण करती रही है और उसी रूप में मुगल आए थे, लेकिन हम मुगलों को विदेशी नहीं मान सकते क्योंकि उन्होंने आने के बाद यहीं की सांस्कृतिक परंपराएं, यहीं की सामाजिक परंपराएं, उनमें अपने आप को स्थापित कर लिया और उसके बाद उन्होंने भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में जो भूमिका अदा की, उस आधार पर हम उन्हें विदेशी नहीं मान सकते। ये मान सकते हैं कि उन्होंने भारत को ही सशक्त रूप से स्थापित किया था उस समय की राजनीति। मध्यकाल आपका पसंद का विषय है, तो ये तो भक्ति काल का भारतीय शहरीकरण में क्या योगदान रहा? भक्ति काल का भारतीय शहरीकरण में योगदान ये रहा कि भक्ति काल ने उस समय की जो धार्मिक स्थिति उसको सहिष्णु और उदार बनाने में योगदान दिया और उस समय भारत में नगरीकरण का विकास हो रहा सर। हाँ, वो कैसे हुआ? वही तो सर, जैसे ही भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना हुई उसके बाद भारत में केंद्रीकृत शासन प्रणाली का विकास हुआ। वो सब सही। भक्ति काल के जो संत महात्मा और जो पीर निजाम औलिया, उन्होंने कैसे नगरीकरण को बढ़ाया? शासन व्यवस्था तो हर युग में रही है और उन्होंने अपनी जहाँ सर भक्ति काल के जो संत थे उन्होंने प्रमुख केंद्रों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने में मदद की और उस समय तीर्थ स्थलों के आसपास जैसे अपन काशी ले सकते हैं, बनारस ले सकते हैं, ये एक प्रमुख शहरी केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। ऐसा क्या कारण था कि जो भक्ति काल में जो मुस्लिम संत हुए वो हिंदू कहानियों को लेकर समाज के बीच पहुंचे? मंदन कोई सी मलिक मोहम्मद जायसी की देख लो, जो भी घटनाएं हुई, सारे मुस्लिम कवि मध्यकाल के हिंदू घरों में जो प्रचलित कहानियां थी उनको लेकर समाज के बीच गए और उनको बहुत प्रिय लोकप्रियता मिली जो आज तक प्रचलित है। क्या कारण है? जी सर, इसके पीछे एक प्रमुख कारण यह था कि वो भारत में हिंदू और इस्लामिक जो धार्मिक परंपराएं थी उनमें सहिष्णुता और उदारता स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की रीति रिवाज। हिंदू संत नहीं करना चाहते थे? जी सर, ये भी करना चाहते थे। दोनों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया सर, और इसी रूप कोई में एक उदाहरण जिन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया? जी सर, अपन इसमें कबीर का उदाहरण ले सकते हैं सर, जिन पर इस्लामिक संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। कबीर पे तो पड़ा। मुस्लिम ऐसा कौन सा संत है हिंदू संस्कृति से प्रभावित हुआ? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ले सकते हैं सर, जिन पर भारतीय योग साधना का प्रभाव पड़ा। बीकानेर के रहने वाले हैं। जी सर। तो महाराजा गंगा सिंह का नाम सुना होगा खूब। बिल्कुल सर। तो उनका कोई प्रथम विश्व युद्ध से संबंध है कुछ? जी सर, उनका प्रथम विश्व युद्ध से संबंध था। प्रथम विश्व युद्ध में सर उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की सहायता थे, वो यहाँ से अपनी सेना लेकर उनके लिए युद्ध लड़ने के लिए गए थे सर। और वर्साई की संधि में कोई योगदान था उनका? हाँ, वर्साई की संधि में हस्ताक्षर करने वालों में वो शामिल थे सर। चलो, अभी एक मुद्दा आया, रोजगार और उनकी शिक्षा होनी चाहिए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ विद्यालय खोलने की घोषणा की है जो रोजगार के अनुकूल होना, कि उनमें पढ़ने लिखने वाले रोजगार बड़ा आसानी से उन्हें मिल जाए। ऐसा कुछ नाम नहीं सुना आपने? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई नहीं। शिक्षा दिवस के बारे में पता है कि भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? जी सर, 5 सितंबर को मनाया जाता है। शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं। जी सर, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म दिवस है, पर सर मैं उन तारीख को रिकॉल नहीं कर। चलो, मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन, तो क्यों उन्हीं के जन्मदिन के दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सर वो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे सर। कांग्रेस के साथ कोई संबंध है उनका? जी सर, वो कांग्रेस के थे और उन्होंने कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन होते थे उनके सबसे वो युवा अध्यक्ष बनने में था। ऐसा वो सम्मेलन कौन सा था, ध्यान में? सम्मेलन एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, पर शायद 1923 के आसपास। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय कौन थे हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष? उस समय सर JB कृपला। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो हर बच्चे को, टीचर तो खैर सभी समान होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी बच्चे को किसी टीचर की कोई शैली बहुत पसंद आती है। क्या आपके भी लाइफ में ऐसे कोई टीचर आए कि जिनकी पढ़ाने की शैली आपको बहुत अच्छी लगी? जी सर, जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था बाबा छोटनाथ स्कूल से 11th और 12th, उस समय मेरे इतिहास के सर थे श्रवण कुमार जी। अच्छा। उनकी जो संप्रेषण कौशल था वो मुझे बहुत पसंद है। आप उसी संप्रेषण कौशल में कोई टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे हमें? जी सर। कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहेंगे? सर मैं सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ाना चाहूँगा। पढ़ाइए। मेरा आज का प्रकरण रहेगा सर सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था भारत में सर 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के उपरांत स्थापित हुई। इसकी कई विशेषताएं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा सर।
एक तो इसने भारत में जो पूर्व मध्यकाल की सामंतवादी प्रणाली थी उसको पूरी तरह से स्थापित करके उसकी जगह एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की स्थापना हुई। सल्तनतकालीन जो प्रशासनिक प्रणाली थी उस पर अब्बासी खलीफाओं, गजनी और गौर के जो सुल्तान थे उनके राजनीतिक प्रभावों का प्रभाव रहा। इसके साथ उन्होंने यहाँ के स्थानीय जो कारक थे उनको भी सम्मिलित किया। दूसरी बात सर, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अर्थव्यवस्था और राजस्व प्रशासन पर और सैन्य प्रशासन इसमें प्रमुख रहा सर। दूसरा, सल्तनतकालीन प्रशासन का विकास है वो क्रमिक रूप से हुआ। एक शासक के काल में न रहकर इसका 1206 में इसकी स्थापना से इसके अंत तक इसका क्रमिक रूप से विकास होता रहा सर। इसकी जो संरचना बताना चाहूंगा सर मैं आगे। संरचना में सर सल्तनत काल में सबसे ऊपर था सर केंद्रीय शासन, और केंद्रीय शासन में उस समय सर्वोच्च होता था सर सुल्तान। सल्तनत काल में जो सुल्तान होता था वह निरंकुश राजतंत्र का प्रतिपादक समझा जाता था और अपने आप में एक असीम शक्तियों का मालिक था और पूरे प्रशासन की वही धुरी होता था। ये सर्वोच्च पद था। इसके नीचे केंद्रीय प्रशासन में 4 और प्रमुख विभाग होते थे सर। एक होता था सर दीवान विजारत, और दीवान विजारत का प्रमुख होता था वजीर, जो कि उस समय राजस्व और वित्त संबंधी मामलों की देखरेख करता था। इसका दूसरा जो प्रमुख विभाग होता था वो था सर दीवान अर्ज। ठीक है, आइए बैठिए।